I welcome all the students of 10th class to this video session. बेसिकली आप आई होप आप इस वीडियो लेक्चर पर तब आए हैं क्योंकि मैंने अभी एक वॉइस रिकॉर्डिंग शेयर की आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में। प्लीज़ उसको एक बार सुन लेना और तब इस चैप्टर पे आना। ओके। अब अब तक हम क्या कर चुके हैं, हम देख चुके हैं आपके रिसोर्स डेवलपमेंट का स्टार्टिंग वाला पार्ट बेसिकली। और इसमें कुछ एक करेक्शन करनी है आपको क्योंकि एक्चुअली एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था लास्ट टाइम कि ये जो 12 नॉटिकल माइल्स है, ये 22 किलोमीटर है आपका नेशनल सोर्स में, ये आपका ओल्ड एडिशन बुक में 19.2 है। आप इसको अपडेट कर लें और 22.2 किलोमीटर कर लें। ओके। आफ्टर दैट आपको एक करेक्शन और करनी है। आपको करेक्शन करनी है यहाँ पे 200 किलो नॉटिकल माइल्स। जो ओल्ड एडिशन बुक है उसमें 200 किलोमीटर्स है, आपको इसे अपडेट करना है। बेसिकली जो इस टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे है 200 नॉटिकल माइल्स, तो अपनी बुक्स में इसको 200 नॉटिकल माइल्स कर लें। ठीक है। ओके। नाउ हल्का सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है आपके पोटेंशियल रिसोर्सेज में, डेवलप रिसोर्स में, स्टॉक में और रिजर्व में। आपको ये कैसे करना है, बेसिकली इनमें हल्का सा ये डिफरेंस है कि हमारे पास जैसे पोटेंशियल, आप एग्जांपल से इनको याद कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आपका डेवलप रिसोर्स में आपका पहले पोटेंशियल की दोबारा एक बार बात कर लेते हैं तो आपको पता चल जाए पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, हम यूज़ भी करना चाहते हैं बट अभी हम नहीं कर पा रहे उनको अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। मतलब आपके पास राजस्थान और गुजरात में आपका सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है बट आप नहीं लगा पा रहे क्यों, आपके पास पोटेंशियल है बट हम यूज़ नहीं कर पा रहे। पहली बात ये। डेवलप रिसोर्स में क्या आएगा, आपकी इच्छा भी है, आपने टेक्नोलॉजी भी बना ली है यूज़ करने के लिए और आप यूज़ भी कर रहे हैं उसको। डेवलप मतलब पूरे डेवलप हो चुके हैं हम और हम उनको यूज़ भी कर पा रहे हैं। ठीक है। स्टॉक में आपका बेसिकली क्या आएगा, स्टॉक में क्या आएगा आपका, इसका तो आप बड़ा आसानी से याद कर सकते हैं कि आपका H2O, मतलब हमारे पास आइडिया है H2O बनाने का लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हमारी ये जो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब स्टॉक में इंक्लूड किए जाएंगे। और रिज़र्व में क्या आएगा आपका, रिज़र्व में आएगा आपका हमें पता है नो हाउ। इसका एग्जांपल से आप देख लें कि जैसे आप आप हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने गंगा रिवर पे तो लगा दिए लेकिन आप यमुना रिवर पे नहीं लगा पा रहे हैं, वो आपने रिजर्व कर दिए हैं फ्यूचर के लिए। हो सकता है फ्यूचर में आप लगाएं ताकि प्रोडक्शन बढ़े। वो इस तरह का जो रिजर्व कर दिए फ्यूचर के लिए आइडियाज़, वो आपकी रिजर्व कैटेगरी में आ जाएंगे। आई थिंक आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा। ओके। अब इसी के साथ एक आप दो एग्जाम्पल हैं, उनको बताइए कि आप किस टाइप के रिसोर्स होंगे। जैसे आपका टाइडल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी टाइडल एनर्जी आपका किस टाइप का रिसोर्स है। एज वी नो टाइडल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, जो आपकी सी या ओशन में टाइड्स होती हैं उनकी एनर्जी से हम उनकी एनर्जी यूज़ करते हैं डिफरेंट फेनोमेनाज में, लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। हमारे पास टेक्निक भी है, हमें आइडिया पता है, फिर भी हम टाइडल एनर्जी यूज़ नहीं कर पा रहे। तो टाइडल एनर्जी किस टाइप का एग्जांपल है आपका, पोटेंशियल का है, डेवलप का है, स्टोक का, रिजर्व का। सेकंड आपका जियोथर्मल एनर्जी, 9th क्लास में हम देख चुके हैं। जियोथर्मल एनर्जी बेसिकली क्या होती है, अर्थ क्रस्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल ये आपकी अर्थ क्रस्ट है और इसके अंदर आपका लावा है, मोल्टन मटेरियल है, तो ये काफ़ी हॉट गैसेज होती हैं। जब भी कहीं अर्थ क्रस्ट में क्रैक होए तो ये जो एनर्जी है ये गैस की फॉर्म में बाहर निकलती है। अब बहुत प्रेशर से जब ये गैस बाहर निकलेगी तो हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए। ठीक है। तो अगर से हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं तो ये हमारा मतलब एक तरह का रिसोर्स हो सकता है। इसका मतलब हमारे पास टेक्निक है लेकिन हम इसको फिर भी यूज़ नहीं कर पा रहे। तो आपको ये बताना है कि जियोथर्मल एनर्जी आपका किस टाइप का रिसोर्स है, ये आपका एक तरह से होमवर्क है। ओके। नाउ अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं आपके सेकंड पार्ट पे, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे दूंगा, आपको एक खुद से तैयार करना है पार्ट 2।
उसके बाद आपका पार्ट 3 है जो है कि लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज में काफ़ी कुछ एनालिटिकल है जो हम देखेंगे। अभी पार्ट 2 पे कंसंट्रेट करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में बेसिकली आपको ये देखना है कि ह्यूमन बींग्स ने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, ठीक है, लेकिन हम उस टेक्नोलॉजी का एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। तो उसी में हम ये सब बात करेंगे, डेवलपमेंट और रिसोर्स में पढ़ के आ रहे हैं। बेसिकली इसके 3 पॉइंट हैं, ये आपको देख लेने इनमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। और ये 3 पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज गिवन अबव, ये आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कुछ ध्यान आया आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम सुनने से? अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा डिस्कशन ऑफ सिलेबस, जिसमें हमने सिलेबस का डिस्कशन किया है, उसमें आपका एक टॉपिक प्रोजेक्ट वर्क में सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो आप अगर ये टॉपिक तैयार करेंगे तो आपको ऑलरेडी उसका आइडिया लग जाएगा कि आपको उसमें करना क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। वही बात है ना, आप टेक्नोलॉजी से एक्सेस में अगर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो आप डैमेज कर रहे हो इन्वायरमेंट को। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। आपके पास 100 किलो गोल्ड है अर्थ क्रस्ट में, आप एक्सेस यूज़ करके 100 का 100 किलो अगर आज ही निकाल लेंगे तो आपकी फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी? तो हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें 2 चीज़ों का ध्यान क्या रखना है? फर्स्टली कि हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को, ये रिसोर्सेज को डैमेज ना करे। सेकेंडली, जो सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम जो रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं वो इतने लेवल पे ना करें कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है वो कहीं उनको यूज़ ही ना कर पाए। फ्यूचर जनरेशन से पहले ही हम रिसोर्सेज को ख़त्म कर लें, जो कि अगर प्रैक्टिकल में देखें तो हो रहा है। कोल, पेट्रोलियम, वाटर रिसोर्सेज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन की तरफ हैं आपके, क्योंकि हम इतना ज़्यादा इनका यूज़ कर रहे हैं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए शायद ना ही बच पाएँ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। आप इसको थोड़ा डेप्थ में देख लेना और इसके ऊपर आप प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं जो आपको बाद में देना है। उसके बाद आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए वर्ल्ड में क्या क्या स्टेप लिए गए हैं। जैसे लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आ गया था, क्या कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं। पहला तो आपका 1992 में आपकी रियो कहाँ है आपका? ब्राज़ील में। ये क्वेश्चन आया था 1 मार्क में लास्ट टाइम कि आपका 1992 में क्या हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उस टाइम क्या आपकी हुई थी? एक अर्थ समिट हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरियो। और रियो डी जेनेरियो बेसिकली आपका कहाँ है? वो है आपका ब्राज़ील में। इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। और फिर उसमें पूछा गया था आपके उसके अंदर डिसीजन क्या क्या लिए गए थे। तो डिसीजन क्या थे उसमें? एक आपका प्रोजेक्ट था बेसिकली एजेंडा 21। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 में क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए गए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, वो आपको ये देख लेना है। और वाकई में इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। उसके बाद आता है आपका रिसोर्स प्लानिंग। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वाले चैप्टर में आपका कुछ भी याद करने वाली चीज़ नहीं है, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस है। रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरत है? जैसा कि हम देख पा रहे हैं, रिसोर्स प्लानिंग इस वजह से ज़रूरत है क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की टर्म्स में, हमारे रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड रह चुके हैं। हमें ध्यान रखना है वो ख़त्म ना हो और फ्यूचर जनरेशन भी उन्हें इस्तेमाल कर सके। तो रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है। और रिसोर्स प्लानिंग की हमें इस वजह से इंडिया में स्पेशली ज़रूरत है कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। उसके कुछ पार्ट लाइक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये किसी एक टाइप के रिसोर्सेज में अच्छे हैं। इनमें एम्पल अमाउंट में आपके रिसोर्सेज मिलते हैं, लेकिन ये किसी चीज़ में लैक भी करते हैं। तो बेसिकली अगर आप इंडिया की बात करें, छत्तीसगढ़ में आपके कोल रिसोर्सेज बहुत मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर इतना नहीं हो पाता। ओके, हाँ सॉरी, क्या हो गया है?
ओके, तो डिफरेंट पार्ट में इंडिया के डिफरेंट रिसोर्सेज मिलते हैं। तो ऑन एन एवरेज हम चाहते हैं कि पूरी इंडिया को थोड़े थोड़े अमाउंट ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं। तो आपको इसमें बेसिकली क्या करना है, इस वाले टॉपिक में आपको करना ये है कि आपको देखने हैं कि किस पार्ट में इंडिया के किस टाइप के रिसोर्सेज मिल रहे हैं, लाइक छत्तीसगढ़ इसमें क्या मिल रहे हैं और किस चीज़ की कमी है। आपको ये एक टेबल बना लिया, जैसे कि द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंड विद सोलर एंड एनर्जी। इसका मतलब राजस्थान में आपका सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी अच्छी मिल रही है, ठीक है। लेकिन ये किसी ना किसी चीज़ में लैक भी करता है, आपको वो भी देख लेना है। तो आपको एक टेबल बना लिया कि पर्टिकुलर स्टेट किस चीज़ में रिच हैं, किस टाइप के रिसोर्सेज में रिच हैं और किस टाइप के रिसोर्सेज में लैकिंग बिहाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लानिंग में बेसिकली क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका राजस्थान में आपका फॉर एग्जांपल आपका पंजाब में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर बात करें हिल एरियाज़ में, वहाँ एग्रीकल्चर आपका अच्छा नहीं होता। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि जो रिसोर्सेज आपके पंजाब में है वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके हम हिली एरियाज़ में प्रोवाइड कर सकें, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके रिसोर्सेज का। तो बेसिकली रिसोर्स प्लानिंग में हमें यही देखना है। आप इस टॉपिक को थोड़ा डेप्थ में देखना और इसके नोट्स बनाना, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप थोड़ा बहुत काम खुद करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो सके। ओके, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में आपका वही दिया हुआ है कि आपका बहुत बड़ी कंट्री है और डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज डिफरेंट पार्ट्स में मिलते हैं। आपका हर रिसोर्स हर स्टेट में नहीं मिल पाता, तो ये इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया देख लेते हैं अब। इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। ये 3 पॉइंट लास्ट टाइम डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए गए थे कि व्हाट आर द 3 स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। आपको ये देख लेना है और आपका इसको नोट्स बना लेना है, ठीक है। 5 ईयर प्लान बनाया था इंडिपेंडेंस के बाद में, ताकि हम जो रिसोर्सेज हैं वो इक्विटेबली ढंग से इस्तेमाल कर पाएँ। नाउ the same question, can you name some resources economically backward region and some resource poor but economically developed regions। ये वही है आपका जो हमने टेबल बनाने के लिए कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्टली इसमें से आ सकता है आपका, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों ज़रूरी है, लेकिन हम फिर भी इसको ढंग से राइट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता है हमारी नॉलेज का, लेकिन हम राइटिंग स्किल्स अपनी इंप्रूव नहीं कर पाए हैं। तो आप इस तरह के जो टॉपिक हैं जो बिल्कुल कॉन्क्रीट हैं और जिनके पूरे चांसेस हैं एग्ज़ाम में आने के, वो खुद से लिखने की प्रैक्टिस करें। किसी भी गाइड का, किसी भी नोट्स का मदद ना लें, खुद से लिखने की कोशिश करें। बिकॉज टिल द टाइम यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग विद योर सेल्फ, तब तक आप अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं कर पाएंगे बेटा। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी वाज वेरी एप्ट। गांधी जी के कुछ एक व्यूज़ दिए गए हैं, ठीक है। देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबॉडी नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड। पहले तो स्टेटमेंट उनकी ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके डायरेक्टली 3 मार्क्स में आ सकती है कि गांधी जी के व्यूज़ क्या थे अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज। कि हमारे, उन्होंने कहा है देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडी, कि हमारे इंडिया में इतने रिसोर्सेज हैं कि हम सबको इक्वली उनको दे सकते हैं, बट किसी आदमी की ग्रीड के लिए हमारे पास बिल्कुल भी रिसोर्स नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके गांव में इतनी ज़मीन है कि वो जितने भी परिवार फैमिलीज रह रही हैं उनके लिए सफिशेंट है रिसोर्सेज में। बट अगर कोई फैमिली एक्सेस में रिसोर्स चाह रही है, वो सोच रही है कि मैं जितने भी एग्रीकल्चर फील्ड है उनको खरीद लूँ, आप 100 में से 50% में फील्ड खरीद लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मुझको ग्रेन्स या दालें या आपका जितने भी वीट हैं ये ले सकूँ, तो वो उसकी ग्रेड हो गई, उस फैमिली की ग्रेड हो गई। तो गांधी जी ने कहा है कि हमारे पास सभी के लिए एनफ रिसोर्सेज हैं, बट किसी आदमी की ग्रीड के लिए वी डोंट हैव एनी रिसोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है गांधी जी की, इसको नोट कर लेना और इसकी एक्सप्लेनेशन देना आप नोटबुक में, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, ओके। उसके बाद आप ये देखना कि गांधी जी की फ़िलोसफी के बेस पे एक बुक लिखी गई थी, किसने लिखी थी, 1 मार्क में आ सकता है।
और उसके बाद एक कमीशन आई थी 1967 में, वो कौन सी थी? और उसके बाद आप बेसिकली आता है, एक पॉइंट रह गया आई थिंक, लेट मी टेल यू। हाँ यस, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये हमने देख लिया, देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडी नीड, नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड। ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड द एक्सप्लोटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब ये 1 मार्क में क्वेश्चन आया था पिछले साल कि गांधी जी किसे क्रिटिसाइज करते हैं एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए? वो कहते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपका रूट कोज फॉर द रिसोर्सेज डिप्लीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना। अब एक स्टेटमेंट और आती है, वो दूसरी एक स्टेटमेंट आप ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है, ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन। अब ये कैसी बात हुई? जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मास प्रोडक्शन की जरूरत है या नहीं? ही वॉज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय मासेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ तक। ये 5 मार्क्स में आपकी एक्सप्लेन करनी या 3 मार्क्स में एक्सप्लेन करनी आ सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखें, भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका ये रिसोर्सेज का डिप्लीशन होगा। तो गांधी जी ये कह रहे हैं कि आप मास प्रोडक्शन ना कीजिए, इंस्टेड आप प्रोडक्शन बाय मासेस कीजिए। मतलब एक मशीन आपके 100 प्रोडक्ट बना रही है, गांधी जी ये कहते हैं आप मशीन की यूज़ कर रहे हो। अब एक मशीन 100 प्रोडक्ट बना रही है, इसका मतलब लोगों की जॉब जाएगी अगर मशीन काम कर रही है। तो गांधी जी ये कहते हैं कि द प्रोडक्शन शुड बी बाय द मासेज, मासेज मतलब बाय पीपल। अब जब 100 आदमी मिलके 100 प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो उन लोगों के लिए सफिशेंट होगा, ठीक है? इससे क्या होगा, उन्हें जॉब भी मिलेगी और आपका रिसोर्स डिप्लीशन भी नहीं होगा, ठीक है? आप इस स्टेटमेंट को अपनी टर्म्स में एक्सप्लेन कीजिए, इससे क्या होगा, आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो बहुत इंप्रूव होगी। ये स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करके एक्सप्लेन करना, क्योंकि इसके पूरे पूरे चांसेज हैं आपके एग्जाम में आने के। ओके बेटा, तो आपकी एक स्टेटमेंट ये हो गई, ठीक है? एक स्टेटमेंट ये हो गई, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे इन योर वर्ड्स, आप खुद लिखने की कोशिश करेंगे, ओके? तब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आई थिंक ये सेकंड पार्ट में यहाँ तक आप कवर कर लेना, आपका लैंड रिसोर्सेज से पहले पहले यहाँ तक, ठीक है? आपका ये सेकंड पार्ट कवर हो जाएगा। और इसमें इतना भी कुछ एम्बिगुअस या कंफ्यूजिंग नहीं है, आप सिंपल ही पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया इसमें आपको करना क्या है। आपको होमवर्क में बेसिकली क्या करना है, मैं आपको दोबारा एक बार होमवर्क बता दूंगा, क्या टेबल बनानी है, कौन सी स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन करनी है, वो सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपका फिर भी बेटा कोई डाउट है ना, आप मुझको व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना, ओके? थैंक यू वेरी मच। आप इसके नोट तैयार कीजिए, थर्ड पार्ट में हम लैंड रिसोर्सेज से तैयार शुरू करेंगे। थैंक यू।